अगर कोई ये दावा करे कि एक अत्याधुनिक मतलब एकदम आलीशान महल की नींव किसी बेहतरीन कंक्रीट से नहीं बनी है, बल्कि एक 99 साल पुराने जंग खाए मलबे और ढेरों गैलन तरल प्लास्टिक से बनी है, तो शायद कोई भी उसे पागल ही समझेगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब कोई धातु लगभग 1 सदी तक खारे पानी के संपर्क में रहती है तो वो सिर्फ पुरानी ही नहीं होती, उसका आणविक स्तर पर पतन होने लगता है। सही बात है। हम अक्सर समंदर किनारे खड़े किसी लावारिस क्रूज शिप को देखते हैं तो लगता है कि ये तो महज कबाड़ है। इसका बाहरी हिस्सा दशकों के तूफानों की मार से पूरी तरह जंग खा चुका होता है। एग्जैक्टली। और अंदर का नजारा तो और भी खौफनाक होता है। मतलब सिर्फ मलबा, सड़ांध और एक डरावना खाली ढांचा। ऐसे ढांचे को देखकर कोई भी इंजीनियर यही सलाह देगा कि इसे तोड़कर कबाड़ में बेच दो। हाँ, वही सबसे सुरक्षित और तार्किक विकल्प लगता है। लेकिन क्या हो अगर उस जंग लगे हुए 99 साल पुराने मलबे को एक अत्याधुनिक आलीशान तैरते हुए महल में बदल दिया जाए? एक फ्लोटिंग स्टाइल मेंशन जिसकी वास्तुकला और चमक किसी की भी आंखें चौंधिया दे। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन इसी असंभव सी लगने वाली कायापलट को समझना है। हम यह देखने वाले हैं कि कैसे एक मृतप्राय भूली बिसरी चीज को कोस्टल लग्जरी और आधुनिक होम डिजाइन के एक नायाब नमूने के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। और ये वाकई एक चमत्कार जैसा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ डिजाइन या रंग रोगन के बारे में नहीं है। ये इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान और एक पूरे ढांचे के पुनर्जन्म के बारे में है। सही कहा। और ये पुनर्जन्म इस बात को चुनौती देता है कि हम पुरानी और नष्ट हो चुकी जगहों को किस नजरिए से देखते हैं। ये महज किसी पुरानी चीज की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि उसके पतन को ही उसकी नई पहचान का हिस्सा बना देना है ना? बिल्कुल, यही इसका असली सार है। अब इस आलीशान महल की मौजूदा चमक दमक को समझने से पहले मुझे लगता है हमें उस जर्जर शुरुआत को समझना होगा। मतलब 99 साल का इतिहास। हाँ, इतने सालों में उस जहाज ने ना जाने कितने समंदर नापे होंगे, कितनी तूफानी लहरों के थपेड़े सहे होंगे। और जब ये कायापलट शुरू हुई तो इसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से मौसम की मार खाया हुआ था। अंदर तो मलबे का पहाड़ था। यहाँ मुझे एक तुलना बहुत दिलचस्प लगती है। कौन सी? अगर हम किसी पुरानी ढहती हुई हवेली की बात करें तो लोग आमतौर पर पुरानी ईंटों को संजोते हैं, पुरानी लकड़ी को पॉलिश करके उस विंटेज लुक को बचाना चाहते हैं। हाँ, पारंपरिक वास्तुकला में इसे ही रेस्टोरेशन या संरक्षण कहा जाता है। हम पुरानी चीजों को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस जहाज के मामले में वो पारंपरिक रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाया गया। मलबे को पूरी तरह से हटा दिया गया और वहाँ एक नई चमकदार इपॉक्सी और रेजिन की दुनिया बसा दी गई, जो कि एक बहुत ही साहसिक कदम था। तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि इतने पुराने जंग लगे ढांचे के अंदर इस तरह के एकदम आधुनिक बदलाव की कल्पना करना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि सीधे प्लास्टिक या रेजिन डाल देना कोई आम बात तो है नहीं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने उस पुराने ढांचे को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बल्कि उस पतन को एक समुद्र प्रेरित इंटीरियर डिजाइन कॉन्सेप्ट के लिए एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया। ओह वाह, एक कैनवस की तरह। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान वाकई हैरान करने वाला है। इपॉक्सी रेजिन का चुनाव सिर्फ एक कलात्मक फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम 99 साल पुराने स्टील की बात करते हैं तो जंग लगने की प्रक्रिया धातु को अंदर से खोखला कर चुकी होती है। मतलब वो भुरभुरा हो जाता है और अपना वजन उठाने के लायक भी नहीं रहता। बिल्कुल सही। ऐसे में अगर आप पुरानी हवेली की तरह उसे सिर्फ पॉलिश करने की कोशिश करेंगे तो वो भरभरा कर गिर जाएगा। यहीं पर इपॉक्सी रेजिन एक रक्षक की तरह काम करता है। इपॉक्सी असल में 2 रसायनों का मिश्रण होता है ना? एक रेजिन और एक हार्डनर। हाँ, और जब इन्हें मिलाया जाता है तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, मतलब गर्मी पैदा होती है। ये तरल रेजिन उस जंग खाए लोहे की सूक्ष्म दरारों और छिद्रों में गहराई तक बह जाता है। ओह, तो ये सिर्फ सतह को ढकता नहीं है, ये धातु के अंदर तक घुस जाता है। ठीक ऐसा ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जंग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को पूरी तरह से काट देता है, जिससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। क्या बात है, मतलब जंग लगना बंद हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब ये एपॉक्सी सूखता है तो ये कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत एक नया शेल
या कह लें एक्सोस्केलेटन बना लेता है। ये तो रसायन विज्ञान का कोई जादू लग रहा है। मतलब उन्होंने जंग और मलबे को ही एक नई कहानी का आधार बना दिया। हाँ, रेजिन ने न केवल एक पारदर्शी लुक दिया, बल्कि भीतर से गल चुके ढांचे को एक ऐसी नई ताकत दी जो शायद शुरुआत में भी नहीं थी। तो विज्ञान ने ढांचे को तो बचा लिया, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है, और वो है सौंदर्य और डिजाइन, जो कि अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग से भी ज्यादा पेचीदा काम हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास चमकदार इपॉक्सी फर्श हैं, समंदर के रंगों वाली रेजिन सतह हैं, ओशन ब्लू पैलेट का भरपूर इस्तेमाल है। हाँ, मूंगे से प्रेरित बारीकियां हैं, बहती हुई रेखाएं हैं, घुमावदार फर्नीचर भी। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे समंदर की लहरों को ही घर के अंदर ले आया गया हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। क्या इतनी सारी नीली रेजिन और समुद्री चीजों का इस्तेमाल करने से ये जगह मतलब किसी विशालकाय फिश टैंक जैसी नहीं लगने लगेगी, या किसी थीम पार्क का कोई सस्ता सा अट्रैक्शन? ये डिजाइन की दुनिया का एक बहुत ही क्लासिक डर है। जब प्रेरणा बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो डिजाइन थीमी हो जाता है, जहां एक गंभीर वास्तुकला बस एक कार्टून में बदल जाती है। हाँ, और कोस्टल लग्जरी तो बिल्कुल कार्टूनिश नहीं लगनी चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें समझ आएगा कि डिजाइनर्स ने खुद को इस जाल में फंसने से कैसे बचाया। सारा रहस्य सामग्री के मनोविज्ञान और संतुलन में छिपा है। सामग्री का मनोविज्ञान ये कैसे काम करता है? क्योंकि बहुत सारा नीला प्लास्टिक तो अंततः प्लास्टिक ही दिखेगा ना। इसीलिए उन्होंने सिर्फ नीला रंग और रेजिन ही नहीं थोपा, उन्होंने इसके साथ गर्म लकड़ी और भारी संगमरमर का बहुत ही रणनीतिक उपयोग किया है। ओ, तो अलग अलग टेक्सचर्स को मिलाया गया। बिल्कुल। देखिए, रेजिन और स्टील स्वभाव से ठंडे महसूस होते हैं। जब आप उस नीले फर्श के साथ अखरोट या ओक जैसी गर्म लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अंतरिक्ष में गर्माहट लाता है। हाँ, लकड़ी इंसान को प्रकृति और जमीन से जोड़ती है। सही कहा, ये उस नीले रंग की कृत्रिम ठंडक को काटती है। ये एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक खेल है। मतलब हमारा दिमाग उस रेजिन को देखकर उसे थीम पार्क समझने ही वाला होता है कि तभी असली लकड़ी की बनावट उसे वापस लग्जरी की ओर खींच लाती है। और संगमरमर के लहजे इस प्रभाव को और भी पुख्ता करते हैं। संगमरमर अपने आप में विलासिता और गुरुत्वाकर्षण का प्रतीक है। हाँ, बहुत भारी और असली लगता है। जब एक नीले चमकदार फर्श के ऊपर एक भारी संगमरमर का काउंटर टॉप रखा जाता है तो दिमाग को संकेत मिलता है कि ये कोई खोखला सेट नहीं है, ये एक वास्तविक प्रीमियम जगह है। मतलब संगमरमर उस पूरी संरचना को जमीन से बांधे रखने का काम करता है, भले ही वो जगह पानी पर तैर रही हो। एग्जैक्टली। ये विजुअल बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और ढांचागत सवाल आ रहा है। एक क्रूज शिप का फर्श तो कभी पूरी तरह से सीधा या समतल होता ही नहीं है, उसमें स्वाभाविक घुमाव होते हैं। हाँ, और वो पानी पर हिलता भी रहता है। तो ऐसे में सेल्फ लेवलिंग तरल रेजिन को इतनी बड़ी मात्रा में ढालना अपने आप में एक दुस्वप्न रहा होगा। यह वास्तव में एक इंजीनियरिंग दुस्वप्न था। तरल रेजिन पानी की तरह व्यवहार करता है, वो हमेशा सबसे निचले बिंदु की ओर बहता है। तो उन्होंने इसे समतल कैसे किया? एक घुमावदार जहाज में निर्बाध फर्श बनाने के लिए उन्हें पहले एक लेजर गाइडेड सब फ्लोरिंग ग्रिड बनानी पड़ी होगी, और रेजिन का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। और तो वजन से जहाज का संतुलन बिगड़ने का भी डर रहा होगा। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करना कि रेजिन के इस अतिरिक्त वजन से जहाज एक तरफ न झुके, यह एक बहुत ही जटिल गणितीय गणना रही होगी। वाओ! और इसके ऊपर रोशनी का भी एक बड़ा खेल है। अगर आप एक चमकदार इपॉक्सी फर्श पर सीधा एक तेज ट्यूबलाइट डाल देंगे तो वो किसी सस्ते शॉपिंग मॉल जैसा लगेगा। यहीं पर लेयर्ड लाइटिंग का विज्ञान काम आता है। अगर रोशनी सीधे सपाट प्लास्टिक पर पड़े तो वो आंखों को चुभती है, बहुत ही कृत्रिम लगती है। हाँ, वो रिफ्लेक्शन बहुत खराब लगता है। इसके विपरीत लेयर्ड लाइटिंग में रोशनी को सीधे सतह पर नहीं डाला जाता। रोशनी छिपकर आती है, दीवारों या छत से टकराकर फैलती है, या फर्नीचर के नीचे से एक हल्की सी चमक देती है। एग्जैक्टली। जब ये अप्रत्यक्ष रोशनी उस नीले रेजिन पर पड़ती है तो वो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव पैदा करती है जैसे सूरज की किरणें समुद्र की गहराई में जाकर बिखर जाती हैं। तो ये सिर्फ रोशनी करना नहीं है, ये प्रकाश का अपवर्तन है जो उस फर्श को जिंदा कर रहा है। मतलब लकड़ी, संगमरमर और छदम रोशनी ने उसे प्लास्टिक से हटाकर कोस्टल लग्जरी बना दिया। यही एक अच्छे डिजाइन की पहचान है। तो हमने रसायन विज्ञान और डिजाइन के मनोविज्ञान को समझ लिया। अब ये देखने का समय है कि ये तत्व
अलग अलग कमरों में कैसे जीवंत होते हैं। चलिए सैर करते हैं इस फ्लोटिंग मेंशन की। जब एक क्रूज शिप के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है तंग जगहें, छोटे केबिन, कम छत, संकरे दालान, एकदम पनडुब्बी जैसा एहसास, जो कि एक जहाज की स्वाभाविक बनावट होती है। जहाजों को पानी के दबाव को सहने के लिए छोटे डिब्बों में बांटा जाता है, जिन्हें बल्कहेड्स कहते हैं। हाँ, संरचना के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल, वो जहाज को टूटने से बचाते हैं। और यही सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि यहाँ हम रोशन और खुले लिविंग स्पेस की बात कर रहे हैं। पैनोरामिक लाउंज, ड्रामेटिक वाटरफ्रंट रूम्स। इतने पुराने जहाज में ओपन फ्लोर प्लान कैसे बना? ये एक बहुत ही साहसिक ढांचागत निर्णय है। उन संकरे कैबिनों को खोलने के लिए उन्हें उन लोड बेरिंग दीवारों को हटाना पड़ा होगा। लेकिन दीवारें हटाने से तो जहाज की ताकत कम हो जाएगी ना? सही कहा, आप ताकत से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए दीवारों को हटाने के बाद उन्हें छत के अंदर और फर्श के नीचे भारी स्टील बीम छुपानी पड़ी होंगी। ओह, ताकि जहाज बीच में से टूट न जाए। एग्जैक्टली। इस इंजीनियरिंग के बाद ही आप एक ऐसा पैनोरामिक लाउंज बना सकते हैं जहां एक छोर से दूसरे छोर तक समंदर का नजारा बिना रुकावट के देखा जा सके। और इस खुलेपन के एहसास को वो रेजिन का फर्श और भी बढ़ा देता होगा। बिल्कुल, जब एक ही चमकदार फर्श बिना किसी दहलीज या जोड़ के एक कमरे से दूसरे कमरे तक बहता है तो वो स्पेस अनंत लगने लगता है। मतलब फर्श कमरों को बांटने की बजाय उन्हें एक साथ गूंद रहा है। मुझे जो हिस्सा सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है वो है मूर्तिकला जैसा बेडरूम स्वीट। स्कल्पचरल बेडरूम, ये बहुत दिलचस्प है। एक पारंपरिक बेडरूम में 4 कोने होते हैं, सीधी दीवारें होती हैं, लेकिन यहाँ मूर्तिकला शब्द का इस्तेमाल बताता है कि शायद वहाँ कोई तीखा कोना है ही नहीं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जब आप उस बेडरूम में होते हैं तो आपको किसी डिब्बे में बंद होने का एहसास ना हो। दीवारें, छत और फर्श के साथ एक गोलाई में घुल मिल जाती हैं। ओह, तो फ्लोइंग लाइंस का कॉन्सेप्ट यहाँ अपने चरम पर है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक सीप या माँ के गर्भ जैसा सुरक्षित और आरामदायक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। और वो रंगीन स्पा स्टाइल बाथरूम, ऐसा लगता होगा जैसे सीधे किसी कोरल रीफ के बीच में नहा रहे हो, लेकिन बिना किसी कीचड़ के, सिर्फ शुद्ध विलासिता। हर कमरा इस लग्जरी का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। जैसे अगर हम स्टेटमेंट किचन की बात करें। हाँ, किचन में तो कार्य क्षमता बहुत जरूरी है। वहाँ सिर्फ रेजिन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने रेजिन के बहाव को थोड़ा शांत रखा होगा। संगमरमर के बड़े स्लैब और गर्म लकड़ी के भारी कैबिनेट का ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, ताकि एक ठोस और गर्म वातावरण मिले जहाँ लोग खाना पकाने का आनंद ले सकें। और ये सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है। यहाँ कलात्मक दालान हैं जो अपने आप में एक दृश्यानुभव हैं। एक स्लीक फिटनेस रूम भी है और एक शानदार गेम लाउंज भी। मतलब एक तरफ जिम में पसीना बहाया जा सकता है जहाँ से समंदर दिख रहा हो, और दूसरी तरफ गेम लाउंज की हल्की रहस्यमयी रोशनी में समय बिताया जा सकता है। ये सब एक सदी पुराने जंग खाए जहाज के अंदर हो रहा है। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला सफर है। यही पूरे डिजाइन की खूबी है। ये हर कमरे को सिर्फ एक रहने की जगह से उठाकर एक विजुअल एक्सपीरियंस में बदल देता है। बिल्कुल। तो हमने इस चर्चा में एक बहुत गहरी डुबकी लगाई है। उस 99 साल पुराने जंग लगे बाहरी हिस्से से शुरुआत करके हमने देखा कि कैसे रसायन विज्ञान ने उसे नई ताकत दी। हाँ, एपॉक्सी रेजिन का कमाल। और हमने समझा कि कैसे नीले रंग और मूंगे की डिजाइन को लकड़ी की गर्माहट और संगमरमर के साथ संतुलित किया गया। कैसे लेयर्ड लाइटिंग ने उसे फिश टैंक बनने से रोका। और वो जटिल इंजीनियरिंग जिसने तंग कैबिनों को खोलकर उन रोशन लिविंग स्पेस का निर्माण किया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इस एक प्रोजेक्ट से वास्तुकला, इतिहास और भविष्य के बारे में क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। ये साबित करता है कि आधुनिक डिजाइन के इस्तेमाल से किसी भी छोड़े गए ढांचे में नई जान फूंकी जा सकती है। पारंपरिक रूप से तो हम सिर्फ 2 ही रास्ते जानते हैं, या तो पुरानी चीज को ढाकर नया कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दो, या फिर उसे ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश करो जैसी वो 100 साल पहले थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक तीसरा रास्ता दिखाता है। एक तीसरा रास्ता? हाँ, ये अतीत के संरक्षण और भविष्य के नवाचार का एक साहसिक संगम है। ये बताता है कि इतिहास के जर्जर ढांचे के भीतर एक पूरी तरह से अकल्पनीय भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। वाह! इतिहास के जर्जर ढांचे के भीतर भविष्य का निर्माण, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल।
ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि यदि 99 साल पुराने समुद्री मलबे को, जिसे सबने भुला दिया था, जिसे कबाड़ मान लिया गया था, हाँ, उसे रसायन विज्ञान और एक सही विजन के जरिए इतने आलीशान महल में बदला जा सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे कितने ही पुराने कारखाने, वीरान वेयरहाउस या खंडहर होंगे जिन्हें शायद तोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो शायद बेकार नहीं है, जो बस किसी के सही नजरिए, थोड़ी सी रचनात्मकता और शायद कुछ गैलन इपॉक्सी की राह देख रहे हैं, ताकि वो भी कल की कोई शानदार कलाकृति बन सके। वो पुराना जंग लगा ढांचा अंत नहीं था, वो तो एक नए कैनवस की सिर्फ शुरुआत थी।